हेलो थ्री फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो चलो बिना किसी बकवास के हम लोग सीधा ही अपना एपिसोड स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आप लोग लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट, और हाँ सब्सक्राइब तो ध्यान से कर लेना अगर आप लोगों ने नहीं किया तो। और जो वो घंटी दिख रही ना, उसकी घंटी बजा दो। और जिन्हें भी नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम है, आप लोग जाओ टेलीग्राम में चैनल को ज्वाइन कर लो, तो वहां पे आप लोग को पता चलता रहेगा कि हमने कब वीडियो अपलोड किया। तो चलो अब पिछले एपिसोड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा होता है कि जोयान एक सिटी में पहुंचता है जहाँ पे अल्केमिस्ट कॉम्पिटिशन चल रहा था। वहाँ पे जोयान जज की तौर पर रहता है, लेकिन अपना ठरकी बिना फाइट के कहा मानता है। तो वहाँ पे भी जोयान की एक फाइट होती है जहाँ पे जोयान पैलेस मास्टर सू को मार देता है और साथ ही साथ साउथ पैलेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हमने देखा होता है कि जॉन एक डेजर्ट से जा रहा था, क्योंकि जॉन को यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं था और इसीलिए जॉन को लग रहा था कि कहीं वो भटक ना जाए। तो एक लोकल ग्रुप के साथ जॉन इस डेजर्ट को क्रॉस कर रहा होता, जो कि रेड लोटस डेजर्ट था। हालांकि तभी उन्हीं में से एक ओल्ड मैन जोयान को थोड़ा सा परेशान करने लगता है और जोयान से 4 पिल मांगता है, जिसमें से 3 तो जोयान उसे दे देता है, लेकिन चौथी पिल जोयान के पास भी नहीं थी। इसीलिए जोयान कहता है इसे मैं आपको बाद में दूंगा, और वो ओल्ड मैन भी कहता है इसे याद रखना, ये तुम्हारे ऊपर उधार है। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है और हमने एपिसोड भी वहीं पे एंड किया था। तो ये एपिसोड जस्ट वहीं से स्टार्ट होता है और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो ओल्ड मैन गया तो आसपास का प्रेशर भी काफी ज्यादा कम हो जाता है और जोयान और बाकी सभी लोग तुरंत ही वहाँ पे पालथी मार के बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पावर को गैदर करना था जो कि उन्होंने बेकार में वेस्ट कर दी थी। हालांकि जोयान यहाँ पे बैठने ही वाला था कि तभी अचानक ही जॉन को कुछ अजीब फील होता है, जिसके बाद वो 3 हाफ एजेड मैन जो कि 9 स्टार डाउडी लेवल पर थे, वो भी एक डायरेक्शन की तरफ देखते हैं और जोयान भी उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है। उन्होंने जमीन के अंदर से एक पावरफुल ऑरा फील किया था, जो देखकर वो सभी लोग कहते जल्दी करो, इस जगह को छोड़ दो। और ये आवाज सुनकर सभी लोग जो भी जहाँ पे बैठा हुआ था तुरंत ही अपनी जगह से हट जाता है और एक टकराने की आवाज आती है। और जहाँ वो सभी लोग बैठे हुए होते हैं वहाँ से एक पावरफुल बीस्ट निकलता है, जिसका ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक था और ये 9 स्टार डाउडी लेवल के एडवांस लेवल पर होता है। तभी वो तीनों डाउडी कहते हैं मैजिकल बीस्ट, तुम्हें पता है कि हमारे पास 3 9 स्टार डाउडी हैं, फिर भी तुम हम पे अटैक करने की हिम्मत करते हो, क्या तुम मरना चाहते हो। ये बात सुनकर वो मैजिकल बीस्ट तुरंत इन तीनों लोगों की तरफ देखता है और उसकी पर्पल आईज काफी अजीब तरीके से ब्लिंक हो रही होती है। और ये जो मैजिकल बीस्ट होता है ये होता है रेड स्केल्ड पाइथन। हालांकि जैसे ही 3 हाफ एजेड मैन उसे देखते तो काफी शौक होते, कहते हैं डैम इट, इसका मतलब है कि, और वो कुछ कह पाते कि तभी अचानक से 3 जगह और ब्लास्ट होता है और फिर 4 रेड स्केल पाइथन दिखाई देते हैं जो कि 9 स्टार डाउडी थे। ये देखकर वो तीनों हाफ एजेड मैन कहते हैं ये थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है, ये सब उस ओल्ड मैन की गलती है, अगर वो यहाँ नहीं होता तो ये जानवर भी नहीं भड़कते। प्रेजेंट टाइम पे वो तीनों हाफ एजेड मैन काफी उदास थे, क्योंकि यहाँ पे 3/4 थे, मतलब हाफ एजेड मैन 3 9 स्टार डाउडी थे, लेकिन स्नेक 4 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर थे और स्नेको के पास क्वांटिटी का प्रॉफिट था। हालांकि यहाँ पे उपस्थित सभी लोग डाउडी लेवल के वॉरियर होते हैं, लेकिन रेड स्केल पाइथन जो कि 9 स्टार डाउडी का था उसके लिए ये कोई भी मैच नहीं होने वाले थे। इसीलिए ये लोग तुरंत ही समझ जाते हैं कि इनके पास भागने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। हालांकि जैसे ही ये भीड़ भागने वाली थी कि तभी वो चारों स्नेक पूरी तरीके से अपनी बॉडी को अपेयर करते हैं और इन सभी लोगों के रास्ते को रोक देते हैं। इस टाइम पे ये ग्रुप तीनों हाफ एजेड मैन और जोयान इन सभी पाइथन को देख रहे थे, क्योंकि उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ये देखकर वो तीनों हाफ एजेड मैन उदास होते हैं, लेकिन तुरंत ही कहते हैं हम बैठकर मौत का वेट नहीं कर सकते, चलो फाइट करते हैं। हालांकि ये 3 डाउडी लेवल के बॉडी स्नेको की तरफ चार्ज करने ही वाले थे कि तभी कुछ लोग तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। ये देखकर ये तीनों हाफ एजेड मैन कहते हैं ये सब लोग वास्तव में बेवकूफ, वो क्या मरना चाहते हैं। और उसने ये कहा ही था कि तभी उन भागने वाले डाउडी लेवल के वॉरियर्स के सामने अचानक ही एक रेड स्केल्ड पाइथन अपेयर होता है और वो अपनी फोर्स के एक ही पावर के साथ उसे टुकड़ों में बदल देता है। और इसके बाद वो चारों पाइथन बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर वो तीनों डाउडी कहते हैं हम तीनों मिलकर एक एक स्नेक को रोक देंगे, आखिरी वाला आप लोग की किस्मत पे डिपेंड होगा। और इतना कह के वो एक एक पाइथन की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी अचानक अपने जोयान के चेहरे की स्माइल भी चेंज हो जाती है और इसके बाद वो बचे हुए 9 स्टार डाउडी लेवल के रेड स्केल पाइथन को देखता है। जोयान को पता था कि इनका जो ब्लड होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और फिजिकल स्ट्रेंथ को बनाने में यूज होता है, और अगर जोयान इनका ब्लड प्राप्त कर लेता है तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ सकती है। और इतना सोचते ही जोयान के हाथ में उसकी हैवी जोयान रूलर आ जाती है और जोयान पलक झपकते ही रेड स्केल्ड पाइथन के पास आकर हैवी जोयान रूलर को उसके सिर पर अटैक करता है। जोयान की इतनी फास्ट स्पीड को देखकर वो पाइथन भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। आखिरकार वो 9 स्टार डाउडी का मैजिकल बीस्ट था और उसके पास खुद का एक दिमाग था। जोयान ने उससे काफी अजीब खतरा फील किया था, इसलिए वो पाइथन तुरंत ही अपने आप को मोड़ता है और पीछे से जोयान के सिर की तरफ अटैक करता है। हालांकि जोयान ने इसका अंदाजा लगा लिया था, इसीलिए जोयान का अटैक बिल्कुल भी नहीं रुकता और वो घूमकर काफी अजीब तरीके से रेड स्केल्ड सांप की पूंछ पे अटैक करता है। हालांकि जोयान की जैसे ही स्ट्रॉ पाइथन की पूंछ से जैसे ही टकराती है तो अचानक ही मेटल के टकराने जैसी आवाज आती है और जोयान का पूरा हाथ कांपने लगता है। वहीं स्नेक के जो पूंछ के स्केल होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। तभी जोयान कहता है डैम इट, कितनी खतरनाक फिजिकल स्ट्रेंथ है। जोयान अब तो समझ गया था कि रेड स्केल पाइथन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए क्यों जाना जाता
होता है। आखिरकार ये काफी सारे मैजिकल बीस्ट के अंदर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए ही रैंक होता है और ये आज साबित हो गया था। हालांकि यहाँ पे जैसे ही जोयान रुकता है तो वो पाइथन तुरंत ही जोयान के पीछे से आ जाता है और खून से सने हुए दांतों से जोयान की तरफ बढ़ने लगता है। इस टाइम पे ये सीन ऐसा था कि अगर वो जोयान को काट लेता तो भले ही जोयान मरे ना, लेकिन उसे चोटें काफी ज्यादा खतरनाक आती। हालांकि जैसे ही वो सांप जोयान पे अटैक करने ही वाला था कि तभी जोयान स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है और इसके बाद जोयान तुरंत ही आगे पहुंचकर अपने हैवी जोयान रूलर में अपनी मिल्की व्हाइट फ्लेम को अपेयर करता है और उस पाइथन की तरफ देखते हुए कहता है 7 लेयर स्काई बेकिंग रूलर फर्स्ट रेयर। और इसके बाद जोयान का एक स्लैश अटैक सीधा ही जाता है और सनसनाते हुए रात में रेड स्केल्ड पाइथन के सीधे ही बॉडी से टकराता है और उसके स्केल को तोड़ते हुए मांस को चीर देता है और वहां से तुरंत ही ब्लड निकलने लगता है। जोयान के अटैक को झेलने के बाद अचानक वो पावरफुल रोर करता है और उसकी बॉडी बुरी तरीके से कांपने लगती है और आंखें जो कि पर्पल कलर की थी अब ब्लड रेड हो जाती हैं, जिसका मतलब था कि वो काफी ज्यादा नाराज हो गया है। यहाँ तक कि उसके रोर ने भी 3 हाफ एजेड मैन का भी ध्यान खींचा था और वो तुरंत ही जोयान को देखकर कहते हैं ये बच्चा ऐसा लगता है क्योंकि वो कोई नॉर्मल डाउडी नहीं है। और इसके बाद वो स्कारलेट सांप को देखते हैं तो उसकी बॉडी पे काफी बड़ा घाव होता है जिससे ब्लड निकल रहा था, जो देखकर अचानक ही वो चौंक जाते हैं और तुरंत ही कहते हैं ये बच्चा कौन है, मैंने नॉर्थ एरिया में किसी ऐसे पर्सन के बारे में कभी क्यों नहीं सुना। हालांकि अगले ही पल रेड स्केल्ड पाइथन अपना मुंह खोलता है जिसके कारण लाल रंग की येलो डुईकुई निकलती है। राइटर ने ये पी के लिखा है, मतलब कोई सेंस इस बात का, लाल रंग की पीली डुईकुई। 2 शब्द मेरे प्यारे सस्ते नशेड़ी राइटर के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तुरंत ही रेड कलर की येलो डुईकुई निकलती है और वो तुरंत ही एक डुईकुई पिलर में बदलकर जोयान की तरफ शूट हो जाती है। तभी जोयान कहता है तो अब तुम अपनी असली पावर को यूज करना चाहते हो, अभी तक मुझे भी मजा नहीं आया, अब मैं तुम्हें अपने ट्रेनिंग के तौर पे यूज करूंगा। और इसके बाद जोयान अपनी तरफ बढ़ते हुए उस पिलर को देखता है तो तुरंत 7 लेयर स्काई बेकिंग रूलर का सेकंड लेयर अटैक कर देता है और तुरंत ही उसका अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि उसी टाइम पे पाइथन की एक बड़ी पूंछ जोयान के पीछे आ जाती है। इस टाइम पे वो जोयान से डायरेक्ट फाइट नहीं करता बल्कि जोयान को अपने अंदर फंसाने की कोशिश करता है। हालांकि वो अपनी पूंछ से जोयान को पकड़ना चाहता था, लेकिन इसका बैड लक था कि इसने जोयान को हल्के में ले लिया था, इसलिए भले ही उसने जोयान को पकड़ लिया हो, लेकिन इस टाइम पे जोयान हैवी जोयान रूलर को उपयोग नहीं कर सकता था। लेकिन डुईकुई के अलावा उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए जोयान तुरंत ही स्ट्रेंथ एलिफेंट स्किल और गोल्डन एलिफेंट स्किल को एक्टिवेट करता है और इसके बाद जोयान का ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और साथ ही साथ जोयान के पीछे एक इल्यूजनरी फिगर दिखाई देती है। जिसके बाद जैसे ही जोयान अपने हाथ को आगे बढ़ाता तो वो इल्यूजनरी फिगर भी अपने हाथ को बढ़ाकर उस पूरे ही पाइथन को उठा लेती है। जोयान को रेड स्केल्ड पाइथन को उठाते हुए सभी लोग देखते हैं और काफी ज्यादा चौंकते हुए कहते हैं आखिरकार वो कौन है, वो वास्तव में कौन है, उसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे है। इस टाइम पे वो तीनों हाफ एजेड मैन काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं क्योंकि इस टाइम पे उन्होंने देखा था कि जोयान अपने हाथ में रेड स्केल्ड पाइथन को ऐसे घुमा रहा है जैसे कि वो कोई सूखी पत्ती हो। हालांकि जोयान की हरकतों के कारण इस टाइम पे बाकी 3 लोगों की फाइट रुक चुकी थी क्योंकि वो तीनों रेड स्केल्ड पाइथन भी जोयान को ये हैरान तरीके से देख रहे थे कि उनके साथी को जोयान पवन चक्की की तरह गोल गोल घुमा रहा है। वो तीनों स्नेक तुरंत ही एक पावरफुल रोर करते और इसके बाद अपनी पूंछ को मोड़कर उस पाइथन को रोकने की कोशिश करते हैं। ये देखकर जोयान तुरंत ही उसे घुमाना बंद कर देता है और तभी उस चौथे पाइथन स्नेक को अचानक से होश आता है और वो तुरंत ही जोयान की तरफ मुड़कर एक डुईक्यू पिलर चार्ज कर देता है। हालांकि तभी जोयान का स्ट्रेंथ एलिफेंट स्किल उसे रोक देता है और इसके लिए वो उसी स्नेक की पूंछ का यूज करता है जिसे जोयान अभी पकड़े हुए था और इसे अटैक के लगने के कारण उसे काफी ज्यादा पेन होता है और साथ ही साथ ब्लड चारों तरफ फैल जाता है। उसके ब्लड को टपकता देखकर जोयान तुरंत ही कहता है आपका खून बह रहा है, मुझे इसे रोकने में आपकी मदद करने दें। और इसके बाद जोयान की बॉडी से अचानक ही बोन चिलिंग फ्लेम निकलती है जो कि तुरंत ही जोयान को पूरी तरीके से घेर लेती है और इसके बाद जोयान तुरंत ही उस स्नेक की पूंछ में पहुंचता है और इसके बाद जोयान की जो हेवनली फ्लेम होती है तुरंत ही उसकी आधी बॉडी को कवर कर लेती है और ब्लड बहना तो बंद हो जाता है, लेकिन उस पाइथन की जो बॉडी होती है काफी बुरी तरीके से झुलसने लगती है जिसके कारण उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है और इसी के कारण वो पाइथन हर एक चीज को भूलकर तुरंत ही काफी ज्यादा स्पीड के साथ जोयान के ऊपर अटैक करता है और वहीं बाकी के 3 पाइथन भी जोयान की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि तभी वो तीनों हाफ एजेड मैन उन्हें रोक देते हैं और इसके बाद वो तुरंत ही जोयान की तरफ देखते हुए कहते छोटे साथी, हमने नहीं सोचा था कि आप इतने बड़े पावर हाउस होंगे, इन 3 जानवरों को हमारे ऊपर छोड़ दो और उसे आप देख सकते हो। उनकी बात को सुनकर जोयान तुरंत ही स्माइल करता है और इसके बाद इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके उस पाइथन के अटैक से डॉज करने लगता है। हालांकि तभी जोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से कुछ और भी पावरफुल औरों को फील कर सकता था जो देखकर जोयान कहता ओह, और इसके बाद अपने एक ही हाथ से रेड स्केल्ड पाइथन के अटैक को रोक देता है और इसके बाद जोयान अपनी नजर साउथ से हटाकर वापस ही अपने सामने स्नेक को देखता है और कहता है लगता है कि अब मैं और देर तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगा, मुझे माफ करना लेकिन अब मुझे तुम्हें मारना होगा। ये देखकर वो पाइथन अचानक ही पावरफुल रोर करता है और इसके बाद जोयान की तरफ बढ़ने लगता है जैसे कि वो जोयान की बात को समझ गया हो। उसे अपनी तरफ चार्ज होता देखकर जोयान बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता और तुरंत ही स्ट्रेंथ एलिफेंट स्किल को अपने सामने करके एक पंच को क्रिएट करता है और उस सांप को देकर मारता है। जोयान का पंच जैसे ही उससे टकराता है तो तुरंत उसकी बॉडी के जो
स्केल होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो काफी बुरी तरीके से जमीन पे गिरता है और उसकी बॉडी की लगभग आधी से ज्यादा हड्डियां टूट चुकी होती हैं। पाइथन की तो हड्डियां टूट गई थी लेकिन जियोयान तो अपनी जगह से भी नहीं हिला था। हालांकि तभी वो पाइथन बड़ी मुश्किल से अपने सिर को उठाता है और अचानक ही एक झटके में जियोयान को अपने मुंह के अंदर बंद करके अपने मुंह को बंद कर लेता है। ये देखकर वो 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर काफी ज्यादा शॉक होते हैं और कहते हैं ये बच्चा। इस टाइम पे वो तुरंत ही उदास हो जाता है क्योंकि जेड स्केल्ड पाइथन ने अगर किसी चीज को स्वैलो कर लिया है तो रिजल्ट सोचने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए वो तुरंत ही कहते हैं इस बच्चे को लापरवाही होने की जरूरत नहीं थी, लापरवाही के कारण इसने खुद को नुकसान पहुंचा लिया। वो इस टाइम पे उदास थे कि जियोयान जो कि इतना यंग टैलेंट था वो बेवजह ही मार दिया गया है। हालांकि उसी टाइम पे वो लोग तुरंत ही देखते हैं कि जेड स्केल्ड पाइथन जिसने जियोयान को सैलो किया है वो हिल डुल नहीं रहा है और कुछ ही सेकंडों के बाद अचानक ही उस पाइथन की पूरी बॉडी में बर्फ जमने लगती है, जो देखकर तीनों लोग हैरान होकर कहते वो क्या है। हालांकि तभी एक ब्लास्ट की आवाज आती है और वो रेड स्केल्ड पाइथन जिसने जियोयान को सैलो किया तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके बाद जियोयान बिना किसी चोट के सबके सामने आ जाता है। जियोयान को अपेयर होता देखकर वो तीनों पाइथन और तीनों हाफ एजेंट मैन अपनी फाइट को रोक देते हैं। इस टाइम पे जियोयान का हाथ आगे होता है और उसमें व्हाइट कलर की फ्लेम दिखाई दे रही होती है जिसका टेम्परेचर काफी हाई था। इस टाइम पे जियोयान की पावर ने सभी लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा चौंका दिया था, यहाँ तक कि 9 स्टार लेवल के डाउडी और वो तीनों जेड स्केल्ड पाइथन वो भी काफी हैरान थे। इस टाइम में उन्होंने अपने साथी को जियोयान के हाथों मरते हुए देखा था, इसीलिए वो काफी ज्यादा डर गए होते हैं। हालांकि उसी टाइम पे जियोयान अपनी फ्लेम के अंदर की कुछ ब्लड की ड्रॉप्स को अपनी स्टोरेज रिंग में एक जेट की बोतल में स्टोर करके रख लेता है, जो कि वही जेड स्केल्ड पाइथन का ब्लड था और इसे रिफाइन करके जियोयान अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा सकता था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि जियोयान अभी भी इतने ब्लड से सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए तुरंत ही वो बाकी के पाइथन्स को देखता है। ये देखकर स्नेक काफी ज्यादा डरने लगते हैं क्योंकि पोजीशन पूरी तरीके से बदल गई थी, 3 वर्सेस 4। हालांकि अब शिकारी शिकार हो गया था और शिकार शिकारी, इसीलिए वो तीनों स्नेक तुरंत ही पीछे हटकर भागना स्टार्ट कर देते हैं और जियोयान भी उन्हें भागता हुआ देखता है तो बिल्कुल भी नहीं रोकता। ये देखकर वो तीनों हाफ एजेंट मैन भी राहत की सांस लेते और मुस्कुराते हुए कहते हैं इस सब के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी बात को सुनकर जियोयान कहता है आप तीनों अभी भी आराम करने का टाइम नहीं है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि और भी काफी सारे पावरफुल और हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं और हमें एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो आप लोगों को हमें गाइड करना चाहिए और हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए। हालांकि उन लोगों को तो कुछ फील नहीं होता लेकिन उन्हें जियोयान की बात पे बिल्कुल भी शक नहीं था, इसीलिए वो तुरंत ही नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ एक बार फिर से बढ़ने लगते हैं। हालांकि इन सभी लोगों की इस जगह छोड़ देने के बाद उसी जगह पर काफी सारे मैजिकल बीस्ट आते हैं जो कि काफी पावरफुल थे और काफी ज्यादा भी थे, और अगर वो ग्रुप यहाँ पे होता तो वो सभी लोग केवल मार ही दिए गए होते। और तभी वो तीनों हाफ एजेंट मैन जो कि काफी आगे निकल गए थे जैसे ही सॉरी को फील करते हैं तो अपनी स्पीड को और बढ़ा देते हैं और काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड तरीके से जियोयान की तरफ देखते हैं। हालांकि काफी देर तक आगे बढ़ते बढ़ते अब तक रात का भी टाइम आ गया था और दिन समाप्त होने वाला था। शाम ढलते ही वो तीनों 9 स्टार डाउडी लेवल के लोग एक अजीब सी चट्टान के सामने रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आसपास काफी ज्यादा ठंडी हवा चलने लगी थी, इसीलिए ये गुफा यानी कि चट्टान छिपने का एक अच्छा जगह बन गया था। इसीलिए चट्टान के पास डेरा डालने के बाद कुछ ही समय बाद पूरी तरीके से रात हो जाती है और अपने काम निपटा लेने के बाद वो तीनों हाफ एजेंट मैन जियोयान को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं और इसके बाद अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके आसपास की जगह को स्कैन करने लगते हैं क्योंकि मॉर्निंग के कंपैरिजन में रात में डेजर्ट काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता था। हालांकि जियोयान तो चट्टान के ऊपर पालथी मार के बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में रेड स्केल्ड पाइथन का ब्लड एसेंस होता है जिसे उसने दिन में कलेक्ट किया था, वो उसकी हथेली पे दिखाई देता है। इस टाइम पे जो उस ब्लड एसेंस को देखता है जिसके अंदर काफी ज्यादा वाइल्ड पावर थी तो तुरंत ही स्माइल करता है क्योंकि जियोयान को ही वाइल्ड पावर की जरूरत थी। लेकिन जियोयान का बैड लक था कि उस स्नेक के अंदर ब्लड की थोड़ी सी कमी थी और अगर जियोयान को इस ग्रुप को बचाना नहीं होता तो जियोयान उन तीनों को भी मार डालता। हालांकि जियोयान इन सभी चीजों को हटाता है और तुरंत ही उस ब्लड को एक सक्शन फोर्स के साथ अपनी बॉडी के अंदर स्वेलो कर लेता है। ब्लड ड्रॉप जैसे ही जियोयान की बॉडी के अंदर जाती है तो काफी ज्यादा वाइल्ड एनर्जी जियोयान की बॉडी में प्रोड्यूस होने लगती है और जियोयान के इनर ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। हालांकि यहाँ पे जियोयान पूरी तरीके से रेडी था, इसीलिए एक थॉट के साथ जियोयान की बॉडी से तुरंत ही बोन चिलिंग फ्लेम अपेयर होती है जो कि उस ब्लड एसेंस के वाइल्ड एनर्जी को पूरी तरीके से सप्रेस कर देती है और इसके बाद उस ब्लड एसेंस पर अटैक करने लगती है और इस अटैक के कारण वो ब्लड ड्रॉप अनगिनत छोटी छोटी ब्लड की बूंदों में बदल कर जियोयान की पूरी बॉडी में फैलने लगती हैं और तुरंत ही जियोयान की बॉडी के साथ विलीन हो जाती हैं यानी कि फ्यूज हो जाती हैं। हालांकि जियोयान की बॉडी के फ्यूज होते ही इन ब्लड ड्रॉप के कारण जियोयान को काफी ज्यादा पेन होने लगता है, लेकिन जियोयान इन्हें बर्दाश्त कर रहा था। जियोयान को इस टाइम पे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसकी हर एक बॉडी पे सुइयां चुभोई जा रही हो। हालांकि जियोयान इस दर्द से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता बल्कि वो धीरे धीरे एनर्जी को सेलो कर रहा होता है क्योंकि उसे पता था ये प्रोसेस काफी ज्यादा दर्दनाक होने वाली है। हालांकि 4 घंटे तक इस दर्द को झेलने के बाद ये ब्लड एसेंस पूरी तरीके से एंड हो जाता है और इसकी पूरी एनर्जी जियोयान की बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है। इस टाइम पे जियोयान अपनी बॉडी के अंदर काफी सारे चेंजेस फील कर सकता था, चाहे उसकी मेरिडियंस हो या मसल। उसके अंदर एक अजीब ही पावर थी जो कि काफी ज्यादा रिच और ग्रेट लग रही थी और इस टाइम पे जियोयान को अपनी बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल फील हो रही होती है। हालांकि इसी टाइम पे जियोयान अपने स्पिरिचुअल पावर को शो करता है और अपने नए इल्यूजनरी क्लोन को भी अपेयर करता
करता है। जो विलेज को छोड़ने के बाद जॉन ने काफी बार अपने एलिजिनरी क्लोन को ट्रेन किया था और हाई रैंक के स्पिरिट स्टोन के कारण कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा फास्ट हो गया था, जिसके कारण उसके जो 9 एलिजिनरी क्लोन होते वो पहले ही 6 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुके थे और ये पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कही जा सकती थी। और अगर इन 9 एलिजिनरी क्लोन को एक साथ फ्यूज कर दिया जाए तो ये 7 स्टार के स्टार्टिंग पॉइंट तक तो पहुंच ही सकते थे। और इसके बाद जो यान और वो दोनों लोग मिलकर अगर फाइट करे तो उनकी पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ज्यादा हो सकती थी। हालांकि तभी जो यान तीनों हाई रैंक के स्पिरिट स्टोन को निकालता है और वहाँ पे ग्रेट वे को भी ला देता है ताकि इसकी एनर्जी को छिपाया जा सके, ताकि इसके बारे में किसी को पता न चले। जिसके बाद स्पिरिट स्टोन से एनर्जी निकलने लगती है और जो यान के गाइडेंस में वो 9 एलिजिनरी क्लोन की बॉडी के अंदर जाने लगती हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन की सुबह की सीन दिखाई जाती है जहाँ पे सभी ने अपनी जर्नी को वापस से स्टार्ट कर दिया होता है, क्योंकि अभी भी कुछ दिनों की जर्नी बाकी थी। लेकिन इस बार सभी लोग की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। हालांकि ये जर्नी काफी ज्यादा बोरिंग थी, लेकिन वो सभी लोग फील कर सकते थे कि उनकी पावर थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है। और ऐसे ही 3 दिन तक चलने के बाद तीसरे दिन की दोपहर को वो लोग अपने सामने एक माउंटेन रेंज को देखते हैं और यही वो जगह थी जहाँ पर नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल का मेन हॉल था। नॉर्दर्न माउंटेन रेंज जिस टाइम पे जॉन रेगिस्तान से गुजरा, सेम उसी टाइम पे साउथ हॉल के हॉल मास्टर नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल के मेन हॉल में खड़े हुए होते हैं और ये वही पर्सन होता है जो जोयान से फाइट कर रहा था और साथ ही साथ इसकी पावर ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच गई थी। तभी उसके सामने का एक बंदा कहता है, तुमने क्या कहा? साउथ हॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। मेरे नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल के साउथ हॉल को एक बच्चे ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके बाद हमें एक हाफ एजेड मैन मेन हॉल की सीट पे बैठा हुआ दिखाई देता है जो कि काफी नाराज दिखाई दे रहा था और सदर्न हॉल मास्टर को डांट रहा होता है। तभी सदर्न हॉल मास्टर कहता है, साउथ हॉल का डिस्ट्रैक्शन वास्तव में मेरी ही लापरवाही के कारण हुआ है, इसीलिए मैं सजा को स्वीकार करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन उस टाइम पे मैं ब्रेक थ्रू के मोड़ पर था और मुझे पूरी तरीके से अपनी पावर को स्टेबल करने के लिए कुछ टाइम की जरूरत थी और यही एक रीजन था कि जब उस बच्चे ने उस हॉल को डिस्ट्रॉय किया तो मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। मुझे उम्मीद है कि हॉल मास्टर समझेंगे। वही तो मैं भी सोच रहा था कि जॉन साउथ हॉल को डिस्ट्रॉय कर चुका है, लेकिन साउथ हॉल मास्टर आया क्यों नहीं? ये बंदा अपने रिट्रीट पे चला गया था पावर को स्टेबल करने। सदर्न हॉल मास्टर की बात को सुन वो बंदा तुरंत ही कहता है, ओह ब्रेक थ्रू, आपका मतलब है आप ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच गए हैं? जिसपे साउथ हॉल मास्टर कहता है, हाँ मैं उस टाइम पे ब्रेक थ्रू के लेवल पर था और इसीलिए मैं साउथ हॉल को छोड़कर एक अलग ही जगह पर चला गया था और टाइम पर नहीं आ पाया और इसीलिए मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या हुआ। इसीलिए जब मैंने वहाँ पे जाकर देखा तो मैं तुरंत ही यहाँ पे घबरा कर आपके पास माफी मांगने के लिए चला आया। इस टाइम पे सदर्न हॉल मास्टर स्माइल भी कर रहा होता क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर नहीं पहुंचा होता तो उसके सामने वाला बंदा उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करता, क्योंकि अब दोनों ही लोग एक इक्वल लेवल पर थे और दोनों ही ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर थे, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। सदर्न हॉल मास्टर यहाँ मन ही मन मुस्कुराता है लेकिन खुद को कंट्रोल भी रखता है। हालांकि तभी वो बंदा कहता है, क्योंकि तुम यहाँ पे क्षमा की भीख मांगने आए हो तो तुम्हें ये बताने की क्या जरूरत है कि तुम ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच गए हो? क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता, या आप सोचते हैं कि मुझे आपसे सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि आप ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच गए हैं? और इसके बाद साउथ हॉल मास्टर के ऊपर काफी पावरफुल प्रेशर बनने लगता है जिसके कारण उसकी पूरी बॉडी झुक जाती है और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा हैरान भी होता है क्योंकि यहाँ उसकी पूरी पावर सप्रेस हो रही थी। वो समझ गया था कि उसने अपने सामने वाले पर्सन को कम करके यहाँ कहा है, इसलिए वो तुरंत ही कहता, मुझे माफ कर दिए, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। इस टाइम पे साउथ हॉल मास्टर समझ गया था कि उनके बीच का गैप धरती और आसमान जितना है। ये देखकर वो बंदा तुरंत ही कहता है, बेहतर होगा कि तुम ऐसे थॉट अपने दिमाग से बाहर रखो। तुम्हें याद होना चाहिए कि नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल का ओनर कौन है। अगर तुम प्रमोट होना चाहते हो तो पहले ये देखना होगा कि क्या तुम उसके लायक हो या नहीं। इसके बाद वो बंदा तुरंत ही कहता है, उठो, क्योंकि सदर्न हॉल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है तो अब कुछ भी कहने में देर हो चुकी है। भले ही तुम्हारे पास यहाँ पे रीजन हो, लेकिन वो एरिया तुम्हारे अंडर आता था तो तुम्हें इस चीज के लिए सजा तो मिलनी ही चाहिए। तो बताओ तुम क्या करते हो? इस टाइम पे हॉल मास्टर ने पहले ही साउथ हॉल मास्टर को काफी ज्यादा डरा दिया था और यही वो चाहता भी था, इसलिए वो अब इस मामले को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था। इसीलिए वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए चीजें कठिन नहीं बनाऊंगा, वापस जाओ और साउथ हॉल को वापस से बनाओ और जिसने भी नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल को चैलेंज करने की हिम्मत की है उसे अच्छा सबक सिखाओ और उन्हें समझाओ कि नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल का ओनर कौन है। ये देखकर साउथ हॉल मास्टर तुरंत ही काफी ज्यादा पोलाइट होकर कहता है, यस सर। तभी हॉल मास्टर फिर से कहता है, साउथ हॉल के बन जाने के बाद मैं आपको 5 सालों तक साउथ हॉल को छोड़ने की अनुमति नहीं देता। आपको वहीं रहना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को संभालना होगा और यही आपकी पनिशमेंट होगी। ये सुनकर साउथ हॉल मास्टर तुरंत ही अपना सिर हिला देता है क्योंकि 5 साल की सजा कुछ भी नहीं थी उसके लिए। तभी हॉल मास्टर उसे कुछ और चीजें बताता है और इसके बाद साउथ हॉल मास्टर को बाहर जाने के लिए कह देता है और इसके बाद वो हॉल मास्टर अचानक ही अपनी कुर्सी के आर्म स्टैंड को पकड़ लेता है जैसे वो किसी चीज का वेट कर रहा हो। और इसके बाद अचानक ही हॉल के एक अंधेरे कोने से आवाज आती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जोयान आप तियानजू के टॉम से जिंदा बचकर वापस आएंगे और आप वास्तव में नॉर्थ एरिया में आए हैं। और इसके बाद अचानक ही एक इविल स्माइल आती है। हॉल मास्टर जैसे ये वॉइस सुनता तो वो भी काफी
काफी ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उसे जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता था ये वही पर्सन था जो ना तो इंसान था और ना ही भूत। और इसके बाद हॉल मास्टर खुद ही सोचता है कि क्या जियो यान ही वो बंदा है जिसे ये बंदा ढूंढ रहा है। तभी वो बंदा हॉल मास्टर के पास आता है और कहता है ये सही है, हम जिसका लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे थे वो वही है। तभी हॉल मास्टर कहता है आप लोग जिसे भी टारगेट में ले लेते हैं उसकी मौत काफी ज्यादा बुरी होती है। ये सुनकर वो बंदा तुरंत ही कहता है हॉल मास्टर हमें आपकी मदद की जरूरत होगी, जब तक आप उसे पकड़ सकते हैं हमारे एल्डर्स आपसे काफी ज्यादा संतुष्ट होंगे। तभी हॉल मास्टर कहता है मैं केवल इनाम के बारे में पूछना चाहता हूँ। तभी वो बंदा इविल स्माइल करते हुए कहता है युआन बांग। और ये सुनते ही हाफ एजेड मैन के चेहरे के भी फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं, क्योंकि पास्ट में उन्होंने इस साथी के काफी सारे काम किए थे लेकिन प्रॉफिट काफी ज्यादा कम मिला था। लेकिन इस बार एक छोटे से डाउडी को पकड़ने के बाद प्रॉफिट इतना बड़ा मिलने वाला था, इसलिए वो अपने दिल में पूछता है कि आखिरकार वो अच्छा क्या है और वो इनके लिए इतना कीमती क्यों है। तभी वो ब्लैक बंदा कहता है हॉल मास्टर हमारे एल्डर उन लोगों को पसंद नहीं करते जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। और इसके बाद वो ब्लैक फॉग तुरंत ही उस हॉल के कोने से गायब हो जाती है। जिसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोयान नॉर्दर्न माउंटेन के नीचे ही खड़ा था। और इस टाइम पे जॉन को पता था कि नॉर्थ सी तक जाने के लिए उसे जिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना है वो उसके सामने है, नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल। और एक बार जॉन जब इस जगह को पार कर लेगा तो आगे की यात्रा उसकी काफी इजी होने वाली थी। इसलिए जॉन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसे पता था कि इस हॉल का जो लीडर है वो ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का एक्सपर्ट है। और यहाँ पे जोयान एक अजीब सा प्रेशर भी फील कर सकता था। हालांकि ये प्रेशर कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन इसके कारण जॉन की जो सांसें होती वो तेज हो गई होती है। जिसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के वॉरियर भले ही वो जानबूझकर अपने ऑरे को सप्रेस न करें, लेकिन फिर भी वो दूसरों को अपने ऑरे को फील कराने में कैपेबल हैं, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो। जिसके बाद जोयान अपने ग्रुप के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि तभी जॉन फील कर सकता था कि ये प्रेशर केवल उसके ऊपर बन रहा है और उसके साथ के किसी भी पर्सन के ऊपर ये प्रेशर नहीं बन रहा। हालांकि जॉन को लगता है कि वो सभी लोग काफी लॉन्ग टाइम से यहाँ आते जाते रहते हैं, इसीलिए हो सकता है उन्हें इस प्रेशर की आदत हो गई हो। हालांकि जॉन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसके ऊपर बनने वाला प्रेशर भी काफी ज्यादा बढ़ता गया और आधे घंटे के बाद जॉन को अपने पैर को बढ़ाने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जो देखकर जॉन कहता है क्या हो रहा है। इस टाइम पे जॉन काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है और उसे लगता है कि जैसे कोई जानबूझकर उसके ऊपर ये प्रेशर बना रहा हो। जिसके बाद जॉन कहता है ये हो सकता है। और इसके बाद जियोयान के पैर रुक जाते हैं और वो काफी ज्यादा सीरियस होकर माउंटेन के टॉप को देखता है जहाँ पे वो हॉल था। और इसके बाद जॉन कहता है तुमने मुझे खोज लिया। जियोयान की बात के कहते ही नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल के मेन हॉल के अंदर हाफ एजेड मैन अपनी आंखें खोलता है और धीरे से स्माइल करता है और कुछ कहता है जो कि जियोयान को सुनाई देता है। और ये सुनते ही ऐसा लगता है जैसे जियोयान के सिर के ऊपर बिजली गिर गई हो। और इसके बाद जॉन तुरंत ही अपने आप को कंट्रोल करता है, साथ ही एक ही थॉट के साथ उसके ऊपर बनने वाला प्रेशर भी गायब हो जाता है और जोयान इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके भूतों की तरह वहाँ से गायब होने लगता है। और तुरंत ही कहता है आखिरकार उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। हालांकि जॉन को शौक लगा था, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। इस टाइम पे जॉन की स्पीड को डाउडी लेवल के नीचे यानी डाउडी लेवल में सबसे फास्ट स्पीड कहा जा सकता था। हालांकि तभी वो हॉल मास्टर कहता है बच्चे तुम मेरे दबाव से इतनी आसानी से बाहर निकलने में कैपेबल हो, साथ ही तुम्हारी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज है। तुम ऐसे कोई भी पर्सन नहीं लगते जो कि एक नॉर्मल डाउडी हो। इस टाइम पे नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल का हॉल चीफ भी काफी ज्यादा हैरान होता है। हालांकि उसके चेहरे पे एक कोल्ड स्माइल आ जाती है और इसके बाद वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने पावरफुल हैं, आप केवल एक डाउडी हैं, मेरे सामने एक चींटी के बराबर। और इसके बाद वो तुरंत अपने प्रेशर को आगे की तरफ रिलीज कर देता है और जोयान अपनी जगह पर अचानक ही फ्रीज हो जाता है और चाहे वो कितनी भी कोशिश करे वो वहाँ से बढ़ ही नहीं पा रहा था। हालांकि तभी जोयान के सामने की जगह क्रैक होती है और इसके बाद हाफ एजेड मैन अपेयर होता है जो कि नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल का हॉल चीफ था। वो तुरंत ही जोयान की तरफ देखते हुए कहता है कितना अनएक्सपेक्टेड है कि तुम वास्तव में खुद को मेरे दरवाजे तक ले आए, तुमने मेरी काफी मेहनत बचा ली। और इसके बाद वो जोयान को देखता है जो कि उसे काफी ज्यादा अनमेच्योर लग रहा था और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो लोग जोयान को क्यों टारगेट बना रहे थे और जोयान में ऐसा क्या खास था। जिसके बाद वो जोयान को देखते हुए कहता है आपके बारे में ये बात मानी जा सकती है कि तुम बिना झुके हुए मेरे प्रेशर को झेल सकते हो, लेकिन ये बस इतना ही है। और इसके बाद अचानक ही उसकी बॉडी से काफी पावरफुल फोर्स निकलता है जो कि सीधा जोयान की चेस्ट से जाकर टकराता है और जोयान की चेस्ट की मसल्स और पसलियां तुरंत ही टूट जाती हैं और काफी इनर ऑर्गन भी हेवली इंजर्ड हो गए होते हैं। साथ ही जोयान पीछे उड़ते हुए जाता है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। साथ ही साथ जोयान का जो ऑरा था वो भी काफी ज्यादा वीक हो गया था। ये देखकर जोयान काफी ज्यादा सदमे में होता कि आखिरकार सामने वाले ने उसे ढूंढ कैसे लिया। साथ ही जोयान एक ही थॉट के साथ कहता है कि अगर इसने मेरी आइडेंटिटी को खोज लिया है तो अगर मैंने इसका विरोध नहीं किया तो ये आज मुझे मार डालेगा। और इसके बाद एक ही थॉट के साथ जोयान की ब्लड लाइन पावर, गोल्डन एलिफेंट स्किल, स्ट्रेंथ एलिफेंट स्किल और जोयान की हेवनली फ्लेम बैरियर तुरंत ही एक्टिवेट हो जाते हैं। इस टाइम पे ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट का सामना करते हुए जो यान बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होता। ये देखकर हॉल मास्टर तुरंत ही कहता है तुम्हारे पास कुछ तरकीबें तो हैं, हालांकि छोटे साथी तुम्हें ये नहीं पता ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट के सामने दाउडी चींटी के बराबर है। और इसके बाद वो बंदा तुरंत ही अपने एक पाम अटैक को जोयान की तरफ चार्ज करता है और जोयान जो की हेवनली फ्लेम के प्रोटेक्शन में था तुरंत ही जमीन में धस जाता है। साथ ही उसके अटैक के कारण जोयान की हेवनली फ्लेम और डुइकी बैरियर तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके सामने जोयान एक बच्चे की तरह ही लग रहा था। इस टाइम पे जोयान काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसने अब तक जितने भी ओपोनेंट का सामना किया था उसके सामने वाला बंदा उन सबसे काफी ज्यादा पावरफुल था और भले ही जोयान की बॉडी में थोड़ी मोड़ी पावर बची हो लेकिन उसे पता था इससे वो उसे नहीं हरा पाएगा, इसलिए जोयान थोड़ा सा पावरलेस फील करने लगता है। हालांकि जोयान अभी अभी उदास हुआ ही था कि तभी जो जुआन की आवाज आती है कि बेटे चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं, तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। और उनकी आवाज के साथ काफी पावरफुल और डेंजरस स्पिरिचुअल पावर चारों तरफ फैल जाती है जो कि रैंक 5 की स्पिरिचुअल पावर थी। और इसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं छोटे साथी तुम्हें खड़ा होना चाहिए और तुम्हें याद रखना चाहिए तुम्हें अभी अपनी वाइफ को भी बचाना है, वो तुम्हारा वेट कर रही है, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते। आपका ओपोनेंट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो आपके सामने है और मैं आपके साथ हूँ, खड़े हो जाओ। इस आवाज के साथ जोयान जो कि जमीन के अंदर कुचल दिया गया था तुरंत ही उसकी डुइकी बाहर निकलती और आसपास की चट्टानें डिस्ट्रॉय होकर पाउडर में बदल जाती हैं, जिसके बाद जोयान तुरंत ही बाहर निकलता है। और इसके बाद एक पावरफुल स्पिरिचुअल पावर जो कि जोयान के साथ आसपास रिलीज होती है और आसपास के प्रेशर को तुरंत ही हटा देती है। ये देखकर वो बंदा तुरंत ही कहता है लगता है आपकी बॉडी के अंदर कोई सोल है, तो आप गलत तरीके का यूज करना चाहते हैं और किसी और की पावर को उधार लेना चाहते हैं। ये पावर आपकी नहीं है, भले ही ये स्पिरिचुअल पावर रैंक 5 की हो लेकिन फिर भी इस चीज को नहीं बदला जा सकता कि आप डाउडी हैं। और इसके बाद वो स्माइल करता है, तभी अपना ठरकी कहता है अगर मैं कोशिश करके नहीं देखूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ या नहीं। और इसके बाद जोयान तुरंत ही अपने पैर को जमीन में पटक कर एक ब्लैक लाइट में चेंज होता है और अपने सामने वाले हाफ एजेंट मैन की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वो बंदा तुरंत ही कहता है तुम कितने जिद्दी हो। और इसके बाद अपने राइट हैंड के पंच को क्रिएट करके जोयान की तरफ अटैक करता है, लेकिन रैंक 5 की स्पिरिचुअल पावर के कारण उसका काफी फास्ट पंच जोयान को काफी ज्यादा स्लो मोशन में दिखाई देता है। और इसके बाद जोयान तुरंत ही अपने राइट हैंड में एक पंच को क्रिएट करता है और उसके बाएं हाथ में एक स्पिरिचुअल हैंड क्रिएट होता है जिससे वो हाफ एजेंट मैन को पकड़ता है और तुरंत ही कहता है टावरिंग हैंड। और जोयान के इतना कहते ही उसका स्पिरिचुअल हैंड तुरंत ही हाफ एजेंट मैन को पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। हालांकि वो बस एक पल के लिए ही रुका था और तुरंत ही वो बाहर भी निकल आता है और कहता है स्पिरिचुअल पावर। हालांकि वो अभी शौक ही हुआ था कि तभी जोयान भूत की तरह उसके सामने आकर अपने राइट हैंड के पंच को उसकी चेस्ट पे मार देता है। हालांकि जोयान का पंच जैसे ही उससे टकराता है तो उस हाफ एजेंट मैन की बॉडी में तुरंत ही उसकी जिनसेन को एक सील्ड क्रिएट कर देती है और जोयान के अटैक को रोक देती है, जबकि बाद वाले का पंच सीधा ही जोयान की बॉडी से जाकर टकराता है और जोयान की बॉडी का वो ब्लैक डोपिंग तुरंत ही फट जाता है। साथ ही जोयान की जो चेस्ट होती है वो भी थोड़ी अंदर की तरफ धसी हुई दिखाई देती है और मुंह से ब्लड के ड्रॉप निकल रहे होते हैं। तभी वो बंदा एक बार फिर कहता है कि मैंने पहले ही कहा कि भले तुम्हारे पास रैंक 5 की स्पिरिचुअल पावर हो तुम अभी भी एक डाउडी ही हो, आपके और मेरे बीच के इस गैप को कोई भी चीज फिल नहीं कर सकती। तभी वो बंदा चलते हुए जोयान की तरफ आता है जो कि जमीन पे पड़ा हुआ था और जोयान की तरफ देखते हुए कहता है हालांकि आपकी पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं लेकिन मुझे आपकी तारीफ करनी होगी, आप इतने सालों में ऐसे पहले पर्सन है जो कि डाउडी की पावर के साथ भी मुझे छूने में कैपेबल हैं। हालांकि वो इस टाइम पे जोयान को मारना चाहता था लेकिन वो जोयान से काफी ज्यादा इम्प्रेस भी था क्योंकि पास्ट में किसी भी डाउडी ने उसे टच करने तक की हिम्मत नहीं की, टच तो क्या उसके पास तक नहीं पहुंच पाए। तभी उसकी बात को सुनकर जोयान कहता है तो क्या मुझे प्राउड फील करना चाहिए। और इसके बाद अपनी बॉडी की बिखरी हुई डुइकी को धीरे धीरे इकट्ठा करता है और लास्ट अटैक को चार्ज करने की कोशिश करता है। उसी टाइम पे जोयान जो कि जोयान की बॉडी के अंदर थे उन्होंने पहले ही तैयारी कर ली थी कि अगर सामने वाला पर्सन जोयान को मारने की कोशिश करेगा तो वो भले ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को पूरा यूज करना पड़े वो जोयान को बचने का एक अवसर क्रिएट करेंगे। वो हाफ एजेंट मैन जैसे ही जोयान के 10 फीट के दायरे पे आता है तो अचानक उसे कुछ अजीब फील होता है जिसके कारण वो अपना कदम तुरंत ही पीछे ले लेता है और उसके पैर वापस लेते उसी जगह पे अचानक ब्लास्ट होता है जहाँ से उसने पैर हटाया था। ये देखकर उसके फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, जिसके बाद वो तुरंत ही आसमान में एक ब्लैक फिगर की तरफ देखते हुए कहता है आप एक ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट भी हैं और आप एक डाउडी के लिए मेरे नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल के खिलाफ जाना चाहते हैं। अपने सामने वाले एक पर्सन को देखकर नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल का हॉल चीफ तुरंत ही काफी ज्यादा बुरी तरीके से चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार पूरे ही नॉर्थ एरिया में यहाँ तक कि ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का एक्सपर्ट भी उसके नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल के मामलों में इंटरफेयर नहीं करता था, इसलिए वो अपने सामने वाले एक कोल्ड में अपने सामने वाले पर्सन को भी एक चेतावनी देता है। हालांकि तभी वो पर्सन तुरंत ही कहता है तुमने मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत की और तुम कहते हो कि मैं इंटरफेयर भी ना करूं, क्या तुम सच में सोचते हो कि नॉर्दर्न डेसोलेशन एरिया तुम्हारा है? किन उनका पापा है लगता ही है। और इसके बाद वो तुरंत ही स्माइल करता है। नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल और उसकी पावर पूरे ही नॉर्थ एरिया में फैली हुई थी और हर किसी को इसके बारे में पता था, फिर भी ब्लैक डोपिंग वाले पर्सन इतना डिसरिस्पेक्टेड वे में ऐसा कहा था, इसका मतलब था कि सामने वाला पर्सन कोई नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए किंजू तुरंत ही थोड़ी देर सोचता है क्योंकि नॉर्दर्न
डेसोलेशन हॉल के अंदर बहुत कम लोग थे जो कि उसका नाम जानते थे और उससे सीधा नाम लेकर बात करते थे। साथ ही उसको ये भी नहीं पता था कि सामने वाला पर्सन कौन है, ना ही वो उससे कभी मिला, ना ही उसे जानता था। साथ ही जिस चीज से वो काफी ज्यादा शौक था वो ये थी कि उस ओल्ड मैन ने अभी अभी कहा था कि जियोयान उसके साथ है, लेकिन जितना वो जानता था उसे पता था जियोयान अकेला है और उसके पीछे कोई भी नहीं था। हालांकि किंजू अकेला नहीं था जो कि हैरान था, बल्कि जियोयान यहाँ पे खुद हैरान रहता है। साथ ही आसमान से आई आवाज जियोयान को अभी भी याद थी और ये आवाज उसी मैले कुचैले बूढ़े की थी जिसने जियोयान से मेडिसिनल पिल मांगी थी और जियोयान को भी उम्मीद नहीं थी कि ये वास्तव में वो है। तभी जियो जवान भी कहते ये बंदा वही है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो बंदा जिससे वो केवल एक ही बार मिले थे इतने प्रीसियस मूवमेंट पे इंटरफेयर करेगा और उन्हें बचाएगा। तभी किंजू उदास होते हुए कहता सर आपने कहा कि ये बच्चा आप लोगों में से एक है। इस टाइम पे किन्यू का टारगेट था जियोन को अपने साथ लेके जाना, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई वास्तव में उसे रोकेगा। तभी वो बंदा कहता है क्यों, क्या आपको कोई समस्या है? और इसके बाद वो बंदा यानी कि ओल्ड मैन तुरंत ही जियोयान के सामने आ जाता है और बिना कुछ कहे हुए तुरंत ही जियोयान के मुंह में एक पिल दे देता है और इसके बाद वो तुरंत ही जियोयान की तरफ देखता है और इसके बाद मुड़कर किन्जू की तरफ देखता है। यहाँ पे जियोयान अपने दिल में सदमे में होता है। हालांकि उस टाइम पे किन्यू भी अपने सामने वाले पर्सन से कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर उसकी चेस्ट पे एक चमकदार बैच पर पड़ती है और वो अचानक ही एकदम कहता है एल्केमिस्ट अलायंस का बैच। वो बैच केवल उसकी पहचान को बता रहा था बल्कि ये उसकी पोजीशन को भी बता रहा था। उसे पता था कि ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट और एल्केमिस्ट अलायंस के मेंबर तो अपनी कल्टीवेशन के साथ उन्हें कम से कम एल्केमिस्ट अलायंस का वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। इस टाइम पे किंजू को पता था कि उसका नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल काफी ज्यादा पावरफुल है और उसे नॉर्थ एरिया में सबसे पावरफुल कहा जा सकता है, लेकिन सामने वाला पर्सन एल्केमिस्ट अलायंस का था और एल्केमिस्ट अलायंस को हर किसी ने पावरफुल माना था और वो भी उसे दुश्मन नहीं बनाना चाहता था क्योंकि एल्केमिस्ट अलायंस को जो लीड कर रहा था वो इस कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल पावर थी, पिल टावर। इसीलिए वो तुरंत ही कहता डैम इट, एल्केमिस्ट अलायंस का कोई पर्सन इसकी मदद क्यों करेगा। इस टाइम पे किंजू दिल में उस बंदे को तुरंत ही कोसने लगता है क्योंकि उसने जियोयान के बारे में ये नहीं बताया था कि जियोयान एक एल्केमिस्ट है। हालांकि तभी वो ओल्ड मैन कहते हैं तो क्या तुम अभी भी उसे मारना चाहते हो। ये सुनकर किंजू के फेस इंप्रेशन तुरंत ही हरे हो जाते हैं। ये तो भूल जाइए कि सामने वाला ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का एक्सपर्ट है। सामने वाले की आइडेंटिटी ही इतनी खतरनाक है कि वो किसी को भी डरा सकती थी, इसीलिए जियोयान को मारना तो दूर वो जियोयान को टच भी नहीं कर सकता था। हालांकि तभी किंजू ओरिजिन किंग के दायरे के बारे में सोचता है। उसे पता था कि अगर जियोयान को वो पकड़ेगा तो वो कम से कम ओरिजिन किंग के लेवल पर पहुंच जाएगा उन लोगों की हेल्प से, जिसके बाद एल्केमिस्ट अलायंस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अगर पिल टावर भी लोगों को भेजता है तो कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है कि अगर वो उन्हें हरा नहीं पाएगा तो कम से कम भाग तो सकता है। इसीलिए वो तुरंत ही बात को बदलते हुए कहता है तो आप एल्केमिस्ट अलायंस के एक फ्रेंड है, क्योंकि आपने कदम आगे बढ़ाया तो मैं उसे नहीं मारूंगा। हालांकि ग्रैंड मास्टर आपने एल्केमिस्ट अलायंस के लोगों को बचाया हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं इस बच्चे को ऐसे ही माफ कर दूं? पिछले महीने इसने मेरे नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल के 10+ एलाइड डाउडी लेवल के वॉरियर्स को मार दिया है। उनमें से मेरे नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल के एक डिप्टी हॉल मास्टर भी हैं। तो अगर मैं कर्ज का भुगतान नहीं करता तो मैं इस चीज को कैसे बर्दाश्त करूंगा? ये तो मेरी नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल की डिसरिस्पेक्ट होगी। ये सुनकर ओल्ड मैन तुरंत ही आंखें सिकोड़ लेते हैं और किंजू की तरफ देखते हुए पूछते हुए हिचकिचाते हैं और कहते हैं तो आप क्या चाहते हैं? ये सुनकर किन्यू तुरंत ही कहता है क्यों ना आप पहले उसे मुझे सौंप दे, मैं उसे अपने हॉल में ले जाकर सबसे माफी मंगवाना चाहता हूँ और कुछ लोगों को खुश करना चाहता हूँ, इसके बाद मैं उसे रिहा कर दूंगा। ये सुनकर एल्डर तुरंत ही कहते हैं क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा तो मुझे पता है तुम उसे कभी भी वापस नहीं लाओगे। ये देखकर किन्यून तुरंत ही गहरी आवाज में कहता है क्या आप मेरे नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते? जिस पे एल्डर कहते हैं मैं आप पे विश्वास क्यों करूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल के पैलेस मास्टर हैं। आखिरकार आपके नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल के बारे में कहने की तो कोई बात ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप सच में मेरे सामने विश्वास के बारे में बात करेंगे? ये सुनते ही किन्यू को तुरंत ही गुस्सा आता है और वो तुरंत ही कहता है तो क्या आपको लगता है कि मेरे नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल के लोग ऐसे ही मर गए हैं? और इसके बाद वो तुरंत ही अपने पावरफुल ऑरे को आगे बढ़ा देता है। ये देखकर एल्डर तुरंत ही अपने हाथ से एक फ्लेम को आगे बढ़ाते हैं और उस फ्लेम के कारण किंजू लगभग 100 कदम तक पीछे दूर हटने में मजबूर हो जाता है। हालांकि फिर भी उस फायर ने उसके कपड़ों को आधे से ज्यादा जला दिया होता है, जिसके कारण किंजू तुरंत ही कहता है ग्रेट वे ऑफ फायर धिक्कार है। इस ओल्ड मैन ने ग्रेट वे ऑफ फायर में महारत हासिल कर ली है। वो जान गया था कि सामने वाला पर्सन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं जिसके साथ वो फाइट कर सके। तभी एल्डर कहते हैं तो क्या तुम अभी भी कोशिश करना चाहते हो? मैंने भी काफी सालों से किसी के साथ फाइट नहीं की, मैं भी इस चांस का यूज करना चाहूंगा। किंजू ने अभी खुद को स्टेबल किया ही था कि तभी एल्डर अपने एक पैर को आगे बढ़ाते हैं और उनका पावरफुल ऑरा किंजू की तरफ बढ़ जाता है, जो देखकर किंजू तुरंत ही कहता है ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल लेट स्टेज। एल्डर की पावर को देखने के बाद किंजू रुकने की
हिम्मत नहीं करता और तुरंत अपनी जगह से गायब हो जाता है। किंजू के चले जाने के बाद जोयान आखिरकार रिलैक्स फील करता है और इसके बाद उठकर सामने वाले एल्डर की तरफ देखता है। साथ ही एल्डर ने जो पिल खिलाई थी उसके कारण जॉन की जो चोटें थी वो पहले ही ठीक हो चुकी होती हैं। हालांकि जॉन के जो इनर ऑर्गन्स थे उन्हें ठीक होने में थोड़ा टाइम लगने वाला था, इसलिए जॉन तुरंत ही अपने सामने वाले एल्डर को देखता है और उसके बाद कहता है, एल्डर मैं जूनियर जोयान मेरी जान बचाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस एल्डर से एक बार फिर मिल पाएगा। साथ ही उनकी मदद के लिए जॉन अपने दिल में काफी ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा होता है। साथ ही जोयान उनकी आइडेंटिटी को जानने के बाद और भी ज्यादा पोलाइट हो गया था। हालांकि जॉन काफी ज्यादा क्यूरियस होता है क्योंकि उसने अल्केमिस्ट अलायंस के अंदर ऐसे लोगों के बारे में तो कभी भी नहीं सुना था। साथ ही जोयान नॉर्थ एरिया के अल्केमिस्ट अलायंस के संपर्क में तो अभी तक नहीं आया, इसलिए जोयान अपने सामने वाले एल्डर की आइडेंटिटी को जानना चाहता था। तभी वो बंदा यानी कि एल्डर तारीफ करते हुए कहता है, हाँ छोटे साथी, तुम बुरे नहीं हो, तुम वास्तव में उस आदमी के खिलाफ भी लड़ सकते हो। मैंने अब तक जितने भी डाउडी देखे उनमें से तुम सबसे पावरफुल हो। साथ ही तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है। मेरी मेडिसिनल पिल खाकर तुम इतना जल्दी खड़े होने में कैपेबल हो, बुरा नहीं है। वो कंटिन्यू जोयान की तारीफ पे तारीफ ही किए जा रहे होते हैं। तभी जॉन कहता है, एल्डर ने मेरी काफी तारीफ कर दी है, मेरी ये छोटी छोटी चालें उसके सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जॉन को अच्छी तरीके से पता था कि किंजू कितना ज्यादा पावरफुल है और वो उसे अपनी पावर के साथ भी बिल्कुल भी नहीं हरा पाता। हालांकि तभी एल्डर कहते हैं, ये एक रिस्पेक्टेड हार है, साथ ही आप काफी पोलाइट भी हैं और जहाँ तक मुझे लगता है इस पूरे कॉन्टिनेंट में आप पहले पर्सन नहीं है जो कि पहले पर्सन है जो कि एक ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट को डाउडी की पावर के साथ भी पंच मारने में कैपेबल है और आपके जैसे बहुत कम ही होंगे और इसे आपको भी स्वीकार करना चाहिए। और इसके बाद वो तुरंत ही स्माइल करते हुए टॉपिक को चेंज करते हुए कहते हैं, इसके अलावा छोटे साथी, आपको मुझे सीनियर कहने की जरूरत नहीं है, आखिर मैं कोई गुमनाम पर्सन तो हूँ नहीं, तो आपको मुझे प्रेसिडेंट कहना होगा, समझे? प्रेसिडेंट। जॉन ये नाम सुनते ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि सामने वाला पर्सन अल्केमिस्ट अलायंस का प्रेसिडेंट है। जॉन कैसे फैसे इंप्रेशन देखकर एल्डर तुरंत ही कहते हैं, ऐसा लगता है कि उस साथी हानडोंग ने तुम्हें अभी तक मेरे बारे में नहीं बताया। मेरा नाम जिंग गान है और मैं वेस्टर्न रीजन के अल्केमिस्ट अलायंस का प्रेसिडेंट हूँ और आप हानडोंग के माध्यम से मेरे अल्केमिस्ट अलायंस में शामिल हुए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझे प्रेसिडेंट बुलाना चाहिए? और इसके बाद वो तुरंत ही हंसते भी हैं। ये देखकर जॉन काफी सरप्राइजिंग तरीके से उन्हें देखता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि अल्केमिस्ट अलायंस के प्रेसिडेंट जो कि वेस्ट रीजन से बिना किसी निशान के गायब हो गए, वास्तव में उसे नॉर्थ एरिया में मिलेंगे, जिसके कारण जॉन दिल में ही कहता है, ये दुनिया सच में काफी ज्यादा छोटी है और ये जोयान की किस्मत थी, क्योंकि अगर वो एल्डर आज नहीं आए होते तो जोयान की तो लंका लगनी पक्की थी। जोयान ने स्वाभाविक तौर पे पहले ही जिंगांग नाम सुना था। आखिरकार ये बेस्ट रीजन के अंदर 3 पावरफुल ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट में से एक थे। साथ ही साथ अल्केमिस्ट अलायंस के प्रेसिडेंट और टियर 6 के अल्केमिस्ट भी थे। भला जॉन ऐसे शख्स के बारे में कैसे नहीं जान सकता था। हालांकि ये बस इतना था कि जॉन ने उसे खुद कभी नहीं देखा था और जोयान को अभी भी विश्वास करने में मुश्किल हो रही थी कि वो पागल बूढ़ा जो हाल ही में उसे देखा था वो वास्तव में अल्केमिस्ट अलायंस के चेयरमैन होंगे। इसलिए जॉन कहता है, जूनियर जोयान प्रेसिडेंट को ग्रीट करता है। प्रेसिडेंट जब ये सुनते हैं तो तुरंत ही खिलखिलाकर स्माइल करने लगते हैं। हालांकि वो तुरंत ही सीरियस भी हो जाते हैं और इसके बाद कहते हैं, हालांकि तुम ये मत सोचो कि तुमने मुझे जो पिल देने का वादा किया वो तुम मुझे नहीं दोगे, मुझे अभी भी वो याद है। ये सुनकर जॉन थोड़ा सा हैरान होता है कि अल्केमिस्ट अलायंस के प्रेसिडेंट टियर 6 के अल्केमिस्ट वो वास्तव में जोयान से ऐसी चीज मांग रहे हैं। हालांकि जॉन को समझ में आ जाता है कि प्रेसिडेंट जिंग ने उससे वो 4 मेडिसिनल पिल क्यों मांगी थी। ये उनकी ग्रेट दाव ऑफ फायर के लिए होना चाहिए था और जो 4 पिल उन्होंने मांगी थी उसकी हेल्प से वो ग्रेट दाव की पावर को काफी इजी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, साथ ही उसे कंडेंस भी कर पाएंगे। हालांकि तभी प्रेसिडेंट कहते, बच्चे मैं देख सकता हूँ कि तुम नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, क्या तुम नॉर्थ सी की तरफ जा रहे हो, है ना? क्योंकि उन्होंने जोयान का पीछा किया था और उन्होंने देखा था कि जोयान इस जगह से गुजर रहा है, तो जोयान का टारगेट वही होना चाहिए, क्योंकि अगर जोयान का टारगेट वो नहीं होता तो जोयान इतनी खतरनाक जगह पर नहीं आता। उनकी बात को सुनकर जोयान तुरंत ही सिर हिला देता है और साथ ही काफी यार सीरियस भी होता है। ये सुनकर प्रेसिडेंट कहते हैं, बच्चे नॉर्थ सी नॉर्थ वेस्टलैंड एरिया जैसा नहीं है, एक बार जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको काफी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। मैं आपकी कुछ ज्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि किंजू जैसा कोई पर्सन आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, लेकिन ये नॉर्दर्न वेस्टलैंड एरिया नॉर्दर्न सी का केवल एक छोटा सा ही हिस्सा है और किंजू जैसा वॉरियर केवल एक छोटा सा वॉरियर ही माना जा सकता है। उनकी बात को सुनकर जॉन के फेस इंप्रेशन तुरंत ही बदल जाते हैं कि किंजू जो कि ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का एक्सपर्ट है वो केवल एक छोटा सा ही पुतला है, जिसका मतलब था कि नॉर्दर्न सी कितना ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए जॉन कहता, मुझे बताने के लिए धन्यवाद एल्डर, लेकिन मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है, तो मुझे वहाँ जाना ही होगा। ये सुनकर प्रेसिडेंट तुरंत ही कहते हैं, मुझे पता है कि तुम अपना रास्ता नहीं बदलोगे, इसलिए मैं केवल आपको बता ही सकता हूँ। हालांकि मैं आपकी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको कुछ दूर तक तो भेज ही सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये आदमी हार नहीं मानेगा। इसलिए एक बार जब हम इसके एरिया से बाहर निकल जाएंगे तो तुम सुरक्षित होगे और इसके बाद मैं अपना काम करने के लिए भी निकल जाऊंगा। ये सुनकर जॉन तुरंत स्माइल करते हुए कहता है, इसके लिए धन्यवाद
प्रेसिडेंट। और इसके बाद पलक झपकते ही दोनों लोग नॉर्दर्न माउंटेन रेंज से गायब हो जाते हैं, जैसे कि वो पहले कभी दिखाई ही ना दिए हों। और उसी टाइम पे नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल के अंदर किंजू, जो पीछे हट गया था, अपने हॉल के अंधेरे कोने में एक दृष्टि डालता है, मतलब देखता है, और वहाँ पे धीरे धीरे एक ब्लैक फोक कंडेंस होने लगती है। तभी किन्यू उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आपके पास अभी भी खुद को दिखाने के लिए चेहरा है। और इसके बाद तुरंत ही अपने हाथ से एक अटैक करता है। तभी वो ब्लैक फॉक्स से आवाज आती है, पहले मास्टर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इस मामले में हमें भी नहीं पता था कि वास्तव में कोई अल्केमिस्ट अलायंस का पर्सन उस बच्चे का पीछा कर रहा है और उसे बचाएगा। वो बस इस बार भाग्यशाली है। तभी किन्यून कहता है, तुमने पहले खुद को क्यों अपेयर नहीं किया? अगर हम दोनों होते तो क्या हम अकेले उससे डरेंगे? किंजू को अच्छे से पता था कि अगर उसके सामने वाला ये पर्सन डरपोक नहीं होता तो वो आज जियोयान को भी पकड़ लेता और ओरिजिन किंग लेवल पर पहुंचने के लिए उसे इनाम भी मिल चुका होता। तभी वो बंदा कहता, पैलेस मास्टर आपको समझना चाहिए कि एक बार अगर मैं खुद को अपेयर कर दूंगा तो मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी और साथ ही साथ ये जगह भी, जिसके कारण काफी सारे लोग इस तरफ अट्रैक्ट होंगे और उनका मेन टारगेट आपका नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल होगा। उस टाइम पे जियोयान के ऊपर कब्जा करने के बारे में तो भूल जाइए, आप खुद को भी नहीं बचा पाएंगे। आखिरकार हमने नॉर्थ एरिया में इतने सालों तक तैयारी की है तो हम अब लापरवाही नहीं कर सकते। उसकी बात को सुनकर किन्यून थोड़ा चौंक जाता है और इसके बाद कहता है, अब जब वो लड़का भाग गया तो हमें आगे क्या करना चाहिए? तभी वो बंदा कहता है, उसने इस जगह को छोड़ दिया है और हम उस ठिकाने के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे। फिलहाल हम उसे अभी तो नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन इस मामले को मैं अपने एल्डर और अपर लेवल के लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। ब्लैक फॉग की बात को सुनकर किन्यून भी कुछ नहीं बोलता और इसके बाद पलक झपकते ही 1.5 महीना बीत जाता है और आखिरकार इस जर्नी के दौरान जियोयान नॉर्थ सी के पास भी पहुंच गया था। यहाँ पे जियोयान को समुद्र की लहरें भी सुनाई दे रही होती हैं। साथ ही जियोयान के सामने जो चीज होती है वो एक काफी बड़ा सिटी होता है और इस सिटी के दोनों तरफ ही काफी बड़ा समुद्र होता है और इस सिटी का नाम होता है बीजुन सिटी। और नॉर्थ सी में एंटर होने के लिए यही लास्ट चेक पॉइंट होता है और नॉर्थ सी में एंटर होने के लिए हर किसी को इसी से होकर गुजरना होता है। बिंजुन सिटी ने नॉर्थ सी को उत्तर में और नॉर्थ वेस्टलैंड एरिया को साउथ डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया था, मतलब कि ये एक बॉर्डर लाइन होती है जो कि 2 एरिया को डिवाइड कर रही होती है। और बेजुन सिटी के बिना नॉर्थ सी के लोग नॉर्थ वेस्टलैंड एरिया के अंदर एंटर नहीं हो सकते और नॉर्थ वेस्टलैंड एरिया के लोग नॉर्थ सी में एंटर नहीं हो सकते। और साथ ही साथ ये सी इतना ज्यादा बड़ा था कि एक डाउडी लेवल का वॉरियर भी इसके पास से आसानी से नहीं गुजर सकता और अगर वो इसे क्रॉस करना चाहता है या इस पे जर्नी करना चाहता है तो उसकी पावर कम से कम ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल तक होनी चाहिए, जिसके कारण ये पता लग सकता था कि ये सागर कितना बड़ा और कितना पावरफुल है। पावरफुल नहीं, मतलब कितना बड़ा है। हालांकि ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के नीचे का कोई भी वॉरियर केवल नाव के सहारे ही जर्नी कर सकता था और नॉर्थ सी में जाने के लिए नावें बेजुन शहर से ही मिलती थी। और बेजुन सिटी में रियूजावा स्क्वायर नामक एक कंपनी होती है जो कि सभी ही नावों को कंट्रोल करती थी और ये कहा जा सकता था कि लगभग सी की हर एक नाव को रियूजावा स्क्वायर नाम की कंपनी कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि ये सिटी की नंबर 1 और पावरफुल कंपनी होती है। सिटी के गेट पे पहुंचने के बाद जियोयान ब्राउन कलर के कपड़े पहने हुए एक ओल्ड मैन को गेट की रखवाली करते हुए देखता है और उसका ऑरा भी 6 स्टार डाउडी लेवल पर था और इस पावर को पहले ही जगह के लिए काफी पावरफुल माना जा सकता था। साथ ही जियोयान उस ओल्ड मैन की चेस्ट पर एक बोट बनी हुई बैच देखता है जो कि रियूजावा स्क्वायर का एक बैच था, जिसका मतलब था कि ये ओल्ड मैन रियूजावा स्क्वायर कंपनी का कोई पर्सन था। और इस समय इस सिटी के अंदर एंटर होने वाले हर एक पर्सन को 50 लो ग्रेड स्पिरिट कॉइन देने पड़ते थे, सॉरी स्पिरिट स्टोन देने पड़ते थे। तो जियोयान भी 50 स्पिरिट स्टोन उसे पकड़ा देता है। तभी वो ओल्ड मैन भी अपने सामने वाले जियोयान को देखता है और तुरंत ही उसे ग्रीट करते हुए स्माइल करता है और इसके बाद कहता है, मिस्टर ये रिले स्टेशन है जिसे मैंने शहर के सेंटर में रियूजावा स्क्वायर में स्थापित किया यानी कि बनाया है, आप वहाँ जाकर आराम कर सकते हैं। ये देखे जियोयान तुरंत ही कहता है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए काफी धन्यवाद। साथ ही मैं पूछना चाहता हूँ कि बेजुन सिटी से नॉर्थ सी के अंदर एंटर होने वाली नाव मुझे कहाँ से मिल सकती है? ये सुनकर वो ओल्ड मैन तुरंत ही माफी मांगते हुए कहता है, मिस्टर आप बुरे समय पर आए हैं, नाव की मरम्मत चल रही है और उसे जाने में कुछ टाइम लगेगा, तो कुछ दिनों तक आप वेट कर सकते हैं। एक बार नाव की मरम्मत पूरी हो जाती है तो हम सभी लोग जा सकते हैं। जियोयान जैसे ये सुनता है तो वो थोड़ा सा उदास होता है क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी किस्मत इतनी खराब होगी। इसलिए जियोयान कहता है, नाव की मरम्मत में कितना टाइम लगेगा? जो सुनकर वो ओल्ड मैन तुरंत ही कहता है, इसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूँ, हमारी नाव फॉर्मेशन से बनाई गई है और ये केवल इसलिए कि हमने इसे काफी लॉन्ग टाइम से यूज किया है तो इसे मरम्मत की जरूरत है। साथ ही मैं नावों की मरम्मत के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इसमें 3 से 5 दिन लगते हैं और अगर ज्यादा लगता है तो कम से कम 10 दिन और आधा महीना हो सकता है। मुझे लगता है कि मिस्टर मुझे माफ कर सकते हैं, अगर मिस्टर बुरा न माने तो आप इस सिटी में रह सकते हैं। तभी जियोयान कहता है, फॉर्मेशन, और इसके बाद तुरंत ही अपने सामने वाले एल्डर को धन्यवाद देता है और सिटी के अंदर एंटर हो जाता है। साथ ही जियोयान को कुछ लोगों की आवाज सुनाई
देती है कि समुद्री जानवर के इतने सारे हमलों के बाद इस बार नाव को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, वरना प्रेसिडेंट अपनी स्ट्रेंथ के साथ किसी न किसी फॉर्मेशन मास्टर को इनवाइट जरूर करते। हालांकि उन लोगों से डील करना भी आसान नहीं है, वो काफी खतरनाक हैं। हालांकि यहाँ पे अपना ठरकी भी चलते हुए एक शराब खाने में पहुंच जाता है और 1 महीने तक की थकान के कारण वो एक दिन आराम करने की स्ट्रेटजी बनाता है और इसके बाद इस जगह की पूछताछ के लिए वो कल का वेट करने की सोच रहा होता है। तो चलो ये एपिसोड एंड करते हैं और कल का ही वेट करते हैं, मतलब कल का वेट नहीं, थोड़ी देर का वेट करते हैं और देखते हैं कि जोयान के साथ कल क्या होने वाला है। तो जो भी होगा हम कल ही देखेंगे। ओके, अरे मतलब नेक्स्ट एपिसोड पे देखेंगे, मैं भी पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। तो ओके, बाय बाय 3 फैमिली, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। ओके।